कृषि उपज से आत्मनिर्भरता। इन्वेस्टमेंट छोटे शहरों में भी आए को दुगना करने में सक्षम है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत विचार विमर्श में। मैं हूं मुकुल शर्मा। विचार विमर्श कार्यक्रम में लगातार आपके सामने हम हाजिर होते हैं अलग अलग विषय को लेकर और उसके बारे में पूरी जानकारी आपको देते हैं। हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनके साथ किया जाता है विचार विमर्श। और आप सभी जानते हैं हमारे देश की अगर बात की जाए प्रमुख फसल, जी हाँ, गेहूँ, और इसकी उत्पादकता की अगर बात की जाए, गेहूँ के उत्पादन की अगर बात की जाए तो रिकॉर्ड स्तर पर हम पहुँचते हैं। साल दर साल इसमें इजाफा भी हो रहा है, लेकिन एक समय हमारे देश ने ऐसा भी देखा जब हमें गेहूँ बाहर से आयात करना पड़ा, यानी दूसरे देशों से। और आज के समय में आत्मनिर्भरता जो है वो जाहिर तौर पर हमें नजर आती है। गेहूं की अगर बात की जाए, और भी कई ऐसी फसलें हैं जहां पर लगातार इजाफा हो रहा है, लेकिन जब खाद्यान्न की आत्मनिर्भरता की हम बात करते हैं, गेहूं जिसमें सबसे पहले हमें नजर आता है, वहां पर और किस तरीके से जो हमारे किसान हैं उनको लाभ ज़्यादा हो सकता है। तो अच्छे ढंग से अगर गेहूँ की वो बुआई करेंगे, कैसे उनकी आमदनी बढ़ सकेगी गेहूँ की बुआई, और उसके साथ साथ मोटी कमाई जो है वो अर्जित वो कर सकेंगे। लेकिन इसके लिए कई ऐसी बातें हैं जिन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ना सिर्फ गेहूं की उपज तक, बल्कि उसके जरिए भी कई ऐसे उत्पाद हैं जिनके लेकर हमारे जो किसान हैं आगे बढ़ रहे हैं और अपनी आमदनी को भी बढ़ा रहे हैं। कुछ ऐसे ही सवाल हैं जिन पर आपको आज हम जानकारी देंगे, और इसके लिए बहुत खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। उनका परिचय आपसे हम करा दें। स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रणधीर सिंह जी। आप सहायक महानिदेशक हैं कृषि विस्तार के भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत आपका। और साथ ही हमारे साथ करनाल से जुड़े हैं डॉक्टर जीपी सिंह जी। आप निदेशक हैं भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल, हरियाणा से। बहुत बहुत स्वागत आपका यहाँ पर। और इनसे हम देखिए जानेंगे एक ऐसा संस्थान जो लगातार काम कर रहा है, अलग अलग किस्में जो हैं वो विकसित कर रहा है गेहूं की, जिससे किसानों को और ज़्यादा सुविधा हो सके, उपज बढ़ सके। और साथ ही अनुज जी हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर अनुज कुमार। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल में। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर अनुज आपका भी। जो खास मेहमान है उनसे हमने आपका परिचय कराया, और इन्हीं के साथ आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे गेहूं की बेहतर ढंग से बुआई करके जो मोटी कमाई है वो हमारे किसानों को मिल सकेगी। लेकिन आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। गेहूं हमारे देश की सबसे प्रमुख और पारंपरिक फसलों में से एक है, और भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश में जमकर गेहूं बोया जाता है। उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में बुआई का समय 25 अक्टूबर से शुरू हो जाता है। अगर आप गेहूं बोना चाहते हैं तो तैयारी शुरू कर दें। इस समय आप गेहूं की अगेती किस्में बो सकते हैं, लेकिन अच्छी पैदावार के लिए बुआई से पहले कुछ बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले अच्छे बीजों का चयन करें, क्योंकि अगर हमारा बीज स्वस्थ है, बीज नए किस्म का है, तो लगभग 35 से 40% पैदावार बढ़ जाती है। बीजों का चयन अपने क्षेत्र विशेष यानी इलाके के हिसाब से करें। आप करण वंदना, DBW, करण नरेंद्र और HD 336 बो सकते हैं। ये तीनों अगेती किस्में हैं और अच्छा उत्पादन देती हैं। करण वंदना किस्म की खासियत है कि इसमें पीला रतुआ और ब्लास्ट जैसे रोग लगने की आशंका बहुत कम होती है। इस किस्म को DBW 187 भी कहा जाता है। गेहूं की ये किस्म गंगा तटीय क्षेत्रों के लिए अच्छी मानी जाती है। फसल लगभग 120 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। इस किस्म से प्रति हेक्टेयर लगभग 75 क्विंटल गेहूं पैदा होता है। वहीं करण नरेंद्र गेहूं की नवीनतम किस्मों में से एक है। इसे DBW 222 भी कहते हैं। गेहूं की ये किस्म 25 अक्टूबर से 25 नवंबर के बीच बोई जा सकती है। दूसरी किस्मों के लिए जहां 5 से 6 बार सिंचाई की जरूरत पड़ती है, इसमें 4 सिंचाई से ही काम चल जाता है। ये किस्म 143 दिनों में काटने लायक हो जाती है। गेहूं की पूसा यशस्वी किस्म की खेती कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के लिए सबसे सही मानी जाती है। ये फफूंदी और गलन रोग प्रतिरोधक होती है। इसकी बुआई का सही समय 5 नवंबर से 25 नवंबर तक माना जाता है। गेहूं की करण श्रिया किस्म की खेती उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में की जा सकती है। लगभग 127 दिनों में पकने वाली इस किस्म को सिर्फ एक सिंचाई की जरूरत पड़ती है। इनके अलावा असिंचित और सीमित सिंचाई और समय से बुआई के लिए HD 2987, HD 2781, HD 3338,
C306 और मालवीय 533 किस्में भी बो सकते हैं। गेहूं की बुआई के लिए तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। बुआई के समय मिट्टी में नमी होना जरूरी है। इसके लिए खेत की अच्छे से जुताई कर मिट्टी को भुरभुरा कर लें। गेहूं की बुआई से 15 से 20 दिन पहले खेत तैयार करते समय 4 से 6 टन प्रति एकड़ की दर से गोबर की खाद खेत में डाल देनी चाहिए। इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। गेहूं की बुआई हैप्पी सीडर और सुपर सीडर की मदद से करने पर बीज को सही मात्रा में उचित गहराई पर छोड़ा जा सकता है, जिससे अंकुरण अच्छा होता है। बुआई से पहले बीजोपचार करें। गेहूं की खेती में सिंचाई प्रबंधन का ध्यान रखें। अधिक उपज के लिए गेहूं की फसल को 5-6 सिंचाई की जरूरत होती है। पानी की उपलब्धता, मिट्टी के प्रकार और पौधों की जरूरत के हिसाब से सिंचाई करना बेहतर रहता है। गेहूं की फसल के जीवन चक्र में 3 अवस्थाएं जैसे चंदेरी जड़ निकलना 21 दिन, पहली गांठ बनना 65 दिन और दाना बनना 85 दिन ऐसी हैं, जिन पर सिंचाई करना काफी जरूरी होता है। अगर सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध हो तो पहली सिंचाई 21 दिन पर, इसके बाद 20 दिन के अंतराल पर अन्य 5 सिंचाई करें। वहीं पानी की बचत के लिए गेहूं में फव्वारा या टपक विधि से भी सिंचाई कर सकते हैं। तो देखा आपने इस रिपोर्ट के जरिए किस तरीके से अगर गेहूं की उपज की बात की जाए तो लगातार इजाफा इसमें हमें नजर आता है। और इसका जो श्रेय है ना सिर्फ हमारे कृषि वैज्ञानिक, हमारे जो संस्थान हैं वो सरकार की नीति, और साथ साथ हमारे जो अन्नदाता, जो किसान हैं, जो इसी कोशिश में रहते हैं कि और ज़्यादा उत्पादन उनको मिल सके। लेकिन फिलहाल की अगर बात की जाए, यहाँ सबसे पहले डॉक्टर रणधीर आपसे हम जानना चाहेंगे, सरकार की जिस तरह की नीतियाँ रहीं और एक आत्मनिर्भरता की हम बात करते हैं, आत्मनिर्भर कृषि की अगर बात की जाए तो उसमें शायद गेहूँ सबसे पहले नजर आता है हमें। बिल्कुल सही बात है आपकी। और मैं आपको बताना चाहूँ कि पहले जब हम प्रजातियाँ विकसित करते थे जी, तो शायद क्वालिटी पे उतना हमारा फोकस नहीं था। लेकिन अगर आप अभी जो रिसेंट रिसर्च है जी उस पर ध्यान देंगे तो 70 से ज़्यादा हमने जो वैरायटीज़ हैं वो बायोफोर्टिफाइड वैरायटीज़ तैयार की हैं, जो अधिक जो पोषण के लिहाज से काफ़ी, पोषण के लिहाज से भी और प्रोडक्शन के लिहाज से भी, उत्पादन के लिहाज से भी काफ़ी अच्छी प्रजातियां हैं जी। और जब हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो सिर्फ प्रोडक्शन ही जरूरी नहीं है जी, उससे जुड़े जो उत्पाद हैं उन पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है जी। और हमारी सरकार का ये ध्येय है कि जो किसान हैं वो उत्पादन के साथ साथ जी जो वैल्यू एडिशन एंड प्रोसेसिंग है उस पे भी ध्यान दें जी। तो जो हमारी प्रजातियां विकसित हुई हैं और काफ़ी हद तक अब जो प्रजातियां हैं उनको जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं उनको डेवलप करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं जी। और सरकार इस पे जोर दे रही है कि जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको और ज़्यादा बनाया जाए जी, ताकि जो किसान हैं अपनी उत्पाद को सिंपल मार्केट में ना बेच के बल्कि उनकी प्रोडक्ट्स तैयार करे और उसको मार्केट में बेचे। और इसके लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग भी है उसकी भी कई स्कीम्स हैं ताकि एक ग्रुप बना के फार्मर्स अपनी इंडस्ट्री स्टैब्लिश कर सकते हैं, अपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, उनको मार्केट में लाके अच्छा जो आमदनी है जिसकी आप बात कर रहे हैं वो मोटी कमाई की वो मिल सकती है। यानी बेहतर समन्वय जो है देखिए वो अब देखने को मिलता है। अलग अलग मंत्रालयों की बात की जाए, अलग अलग संस्थानों की बात करें जिनका फोकस सिर्फ यही है कि किसान की आमदनी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। और इसी के लिए हमारा जो भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान है उसके जो निदेशक, जैसे कि हमने आपका परिचय उनसे कराया, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। यहाँ डॉक्टर जीपी सिंह आपसे हम जानना चाहेंगे क्योंकि अलग अलग जब किस्मों की बात की जाती है तो एक चुनौती हमारे जो कृषि विशेषज्ञ हैं, वैज्ञानिक हैं, उनके सामने भी रहती है और आपने बखूबी उस चुनौती को बहुत करीब से देखा है, जाना है और किसानों के बीच आप पहुंचते हैं, नई नई जो किस्में हैं उसके बारे में जानकारी देते हैं। किस तरह का सफ़र आपको अभी तक नज़र आता है? क्योंकि एक ऐसा समय जब हमने देखा कि बाहर से हमें गेहूँ आयात करना पड़ता था, लेकिन आज के समय में आत्मनिर्भरता इस क्षेत्र में हमें नज़र आती है। जो किस्में हैं वो कितनी महत्वपूर्ण इस लिहाज से? बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर रणधीर सिंह ने बहुत सही कहा। जब हमारा ये सफर शुरू हुआ था 1965 में हरित क्रांति के बाद या उससे ठीक पहले, तो आपको याद होगा देश में लाल गेहूं आता था जिसको मजबूरी में जनता को खाना पड़ता था। तो आप यूं समझें कि ये सफर वहां से शुरू हुआ
और आज तक हमारा स्थिति ऐसा है कि ना सिर्फ हम आत्मनिर्भर हैं गेहूं के उत्पादन में जी, बल्कि हम अन्य देशों को भी इसको हम निर्यात करने की स्थिति में हैं। और पिछले सालों में कोरोना काल में 2 मिलियन टन से ज्यादा गेहूं का हमने निर्यात भी किया है। तो एक बड़ा बदलाव जो मैं इस स्थिति में देखता हूं जी, वो ये है कि ना सिर्फ हमारी किस्मों के जो विकास में बहुत बड़ा काम हुआ, बल्कि उनकी उत्पादन बढ़ा, जिससे हम हर वर्ष रिकॉर्ड उत्पादन लेने में सफल रहे जी। उसके साथ साथ हमने जो किस्में विकसित की हैं वो जो आप कहते हैं जिससे न्यूट्रिटिव वैल्यू है, जिसमें पौष्टिकता है, उसमें भी भारी इजाफा हुआ है। तो एक अल्पता से बहुलता वाली स्थिति तक पहुंचने के बाद जब आदमी के पास बहुलता की स्थिति हो गई तो वो क्वालिटी पे ध्यान दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमारी जो आज की हाल फिलहाल की किस्में हैं वो ना सिर्फ 80 क्विंटल 82 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन दे रही हैं, बल्कि वो बायो फोर्टिफाइड की भी कैटेगरी में आती है। उसमें प्रोटीन ज्यादा है, उसमें आयरन ज्यादा है, उसमें जिंक ज्यादा है, या अन्य मात्रा जो पौष्टिक तत्वों की है वो बहुत ज्यादा है। तो एक स्थिति ये ऐसी बनी है, मैं मानता हूं कि अब भारत जो है वो एक अल्पता वाली स्थिति से निकल के एक मेजर प्लेयर जो है निर्यात में बनने की तरफ बहुत ही अच्छी गति से बढ़ रहा है। और आने वाले दिन में हम देखेंगे कि हमारा देश जो है बड़ा निर्यातक बन के उभरेगा। जी बिल्कुल, और जैसा आपने जिक्र किया कि एक तेज गति से हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं, और खासतौर से देखा जाए तो डॉक्टर साहब रणधीर जी, क्योंकि ना सिर्फ खाद्य सुरक्षा बल्कि उसके साथ साथ जो पोषण सुरक्षा है वो हम सुनिश्चित कर रहे हैं। बिल्कुल, मैंने जैसे जिक्र किया था कि पहले हम इस पे अधिक ध्यान नहीं देते थे, डॉक्टर जेपी सिंह जी ने भी जिक्र किया इस बात का जी। और आज हम ये सुनिश्चित करने की स्थिति में हैं कि कैसे हम अपने सभी उपभोक्ताओं को बायोफोर्टिफाइड जो वैरायटीज है, चाहे वो गेहूं की है, चाहे वो मक्का की है, चाहे धान की है, और लगभग सभी फसलों में हम इस स्थिति में हैं कि जो माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है हमारी, और प्रधानमंत्री जी ने भी इस पे काफी जोर दिया है। हाल ही में नई अलग-अलग किस्में भी जारी हुई, क्योंकि यदि आप डिफरेंट कैप्सूल्स परचेज करेंगे मार्केट से तो आपको काफी पैसा उस पे खर्च करना पड़ेगा, लेकिन यदि आप बायोफोर्टिफाइड वैरायटीज को विकसित करेंगे, अपने खेत की बुआई करेंगे उसकी, तो निश्चित रूप से जो हमारे किसान हैं बहुत सस्ती दरों पे और प्राकृतिक रूप में वो इनका जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका सेवन कर पाएंगे, और जो बीमारियों से ग्रस्त हैं जैसे वजन कम होना बच्चे का या उनकी ग्रोथ अच्छी ना होना, इन सारी चीज़ों से, जिंक की कमी है, आयरन की कमी है, विशेष रूप से भारत में तो इन चीज़ों की काफ़ी कमी है, आयरन की विशेष रूप से औरतों में, तो इन चीज़ों को हम बड़ी आसानी से ओवरकम कर सकते हैं, इनको कंट्रोल में कर सकते हैं। सिर्फ एक छोटी सी बात पे ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो प्रजातियां हमने विकसित की हैं, किसान भाई उनको अपनाएं, उनकी बुआई करें, और अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। बिल्कुल, लेकिन इसकी उपलब्धता जो है उसके बारे में भी मैं आपसे जानकारी लूंगा। डॉक्टर अनुज, आपका रुख करना हम चाहेंगे, जैसा कि अभी हम यहाँ लगातार बात कर रहे हैं, जो अच्छी किस्में हैं, जो उन्नत किस्में हैं, वो लगातार किसानों के बीच पहुँचनी चाहिए। लेकिन जो अभी का समय चल रहा है, हालांकि कुछ एक जगह हमने देखा जो बुआई है वो भी चुकी है, अभी का जो समय है क्या उसको देखते हुए किसान जो हैं वो कुछ ऐसी उन्नत किस्में हैं जिनका चयन कर सकते हैं अभी? बिल्कुल मुकुल जी, दोनों महानुभावों का जो अपना विचार रखा है इस मुद्दे पे, मैं उसी क्रम को थोड़ा सा बढ़ाना चाहूँगा। हमारे निदेशक महोदय 2-4 दिन पहले भी बता रहे थे ये कि 77 किस्में कुल मिलाकर के बायोफोर्टिफाइड है हमारे देश में जो विकसित की गई है अब तक जी। उसमें से 27 गेहूं की है। आप समझ सकते हैं कि 1/3 करीब हमारे गेहूं का ही है। और सबको पता है कि गेहूं और चावल दो ऐसी चीजें हैं जिसके बिना हमारा पोषण सुरक्षा, खाद्यान्न सुरक्षा कुछ भी निश्चित नहीं हो सकता है, जिनके बिना थाली भी अधूरी निश्चित तौर पे। हाँ बिल्कुल। तो अब हमारा पेट भरा, अब हमारी जो सेहत है उसका भी ध्यान देने की आवश्यकता है। और निश्चित तौर पे बहुत सारी किस्में आई हैं जिसमें एक 40 का आंकड़ा है, जिसमें 40 ppm के आसपास हमारा जिंक और आयरन उससे ज्यादा है। तो एक क्राइटेरिया भी है जिसके आधार पे हम किस्मों को जैव संपूरित बताते हैं, बायोफोर्टिफाइड बताते हैं जी। और कमाल की बात देखिए कि अभी जितनी किस्में हैं हमारी जो रिलीज हुई हैं, खास करके
जिसमें DBW 187 है, जिसको मैं कह सकता हूं कि पूरे भारतवर्ष के लिए एक तरह से कहिए तो आप रिलीज कर दी गई है, जिसमें उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी और मध्य क्षेत्र ये सारा मिला करके मुझे लगता है 90% से ऊपर का एरिया तो यही कवर कर लेता है जी। तो पूरे क्षेत्र के लिए अगर आप एक किस्म की बात करें तो DBW 187 किसानों को लगा देनी चाहिए। अब ये उपयुक्त समय भी है, 15 नवंबर के पहले अगर आप इसकी बिजाई कर लेंगे तो बेहतरीन पैदावार होगी। अगर उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र के आप किसान हैं तो कोशिश करिए कि आप 10 नवंबर के पहले लगाएं तो ज्यादा अच्छा है जी। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारी किस्में हैं, जिसमें अगर हम उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र की बात करें तो उसमें एक किस्म हमारी आई है जो DBW 303 के नाम से आई है, जो अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ किस्म मानी जा रही है पैदावार की दृष्टि से। ये भी जैव संपूरित भी है, 187 भी जैव संपूरित है, ये भी जैव संपूरित है, बायोफर्टिफाइड है। तो निश्चित तौर पे किसान लगाएगा तो एक तो पैदावार भी उसको बहुत अच्छी मिलेगी और निश्चित तौर पे एक आम आदमी को एक बहुत अच्छा पौष्टिक गेहूं मिलेगा, जो अगर सिर्फ चपाती और दाल से काम चलाना चाहता है तो उसका काम चल जाएगा जी। तो ये अगेती में और भी किस्में हैं, जो हमारे यहाँ से एक और वैरायटी है DBW 222 सेहत के लिए तो अच्छा है, लेकिन आने वाले समय में जो किसान की आर्थिक स्थिति है उसको भी ये जो किस्में हमारी और ज़्यादा मजबूती देंगी, और इसीलिए हम कह भी रहे हैं कि अच्छी कमाई जो है इसके ज़रिए आपको हो सकती है। साथ ही यहाँ डॉक्टर साहब जानना चाहेंगे आपसे उपलब्धता की अगर बात की जाए, क्योंकि इस बात को लेकर अक्सर जो किसान हैं वो भी कई बार शिकायत भी करते हैं कि अच्छा बीज तो आता है लेकिन उपलब्धता जो होता है वो उतनी नहीं हो पाती। तो इसके लिए क्या सरकार ने किस तरीके से कोशिश की है, अलग अलग माध्यम सुनिश्चित किए हैं? जो बीज की उपलब्धता की बात करते हैं जी, तो हम ये मानते हैं कि लगभग हर तीसरे वर्ष किसानों को अपना बीज बदल लेना चाहिए, और उसके लिए राज्य सरकारें काफी प्रयासरत हैं जी, और इस पे सब्सिडी भी दी गई है। आप ये मान के चलिए कि जो MSP का रेट है उसी रेट पे आपको बीज की भी उपलब्धता कराई जाती है जी। और जैसे अभी डॉक्टर JP सिंह जी बात कर रहे थे, और इन्होंने अभी काफ़ी जो नई प्रजातियां हैं, डॉक्टर अनुज ने 303 का जिक्र किया, काफ़ी किसानों को इसका बीज उपलब्ध कराया। और मैं इसी क्रम में जोड़ना चाहूँगा जी कि हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं जी, देश में लगभग 725 हैं। हालांकि सभी क्षेत्रों में गेहूं की बुआई नहीं होती, लेकिन जहाँ भी होती है जी, उन सभी केवीकों के पास उनका बीज उत्पादन का अपना कार्यक्रम है, और उनके पास काफ़ी मात्रा में जो उन्नत प्रजातियां हैं उनके बीज उपलब्ध हैं, वो वहां से भी ले सकते हैं। सिमिलरली जैसे नेशनल सीड कॉर्पोरेशन है, उनके पास भी बीज की उपलब्धता है। जो हमारे संस्थान हैं उनके पास भी बीज की उपलब्धता है, और जो हमारी राज्य सरकारें हैं वो भी सुनिश्चित करती हैं कि जो उन्नत क्वालिटी का बीज है वो किसानों तक पहुंचे और इसकी कोई कमी ना हो। मुझे लगता है कि जो सरकार ने प्रयास किए हैं कि उन्नत बीज किसानों तक पहुंचे, तो जो हमारी कोशिश थी कि सिर्फ 1/3 तीसरे वर्ष वो करे, बदलाव करे बीज में, उससे भी ज्यादा हो गया है, और किसान इसके प्रति काफी जागरूक हैं अब जी। लेकिन निश्चित रूप से और भी प्रयास अगर हम करेंगे तो ये हमें उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए काफ़ी मदद करेंगे। बिल्कुल, बदलाव जो है सीधे तौर पर हम देख पा रहे हैं। और यहाँ डॉक्टर JP सिंह आपका हम रुख करना चाहेंगे, जैसा कि डॉक्टर साहब ने हमें यहाँ बताया, लेकिन जब बीजों की उपलब्धता हो जाती है और किसान को ये यकीन दिलाना कि जो अब आप नई किस्म का चयन करेंगे ये अच्छी पैदावार आपको दे सकती है, पुरानी किस्म से नई किस्म की तरफ उसका बदलाव करना, ये क्या आपको लगता है कि एक मुश्किल कार्य है, और हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं इस काम को भी बखूबी कर रहे हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। जो पुरानी किस्म से नई किस्म का बदलाव पुराने जमाने में काफी किसानों को उत्साहवर्धक नहीं लगता था जी, लेकिन हाल फिलहाल के दिनों में डॉक्टर अनुज है और जो एक्सटेंशन का मैकेनिज्म है हमारा, एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत हमने किसानों द्वारा जो ओन्ड उनकी फर्म्स है उनके साथ एक लाइसेंस एग्रीमेंट का प्रावधान किया है जी, और हर साल हम 200-300 लाइसेंस एग्रीमेंट करते हैं। इसके साथ ही हम KVK पे भी तुरंत बीज भेजते हैं। इस साल भी हमने करीब 200 KVK पे बीज भेजा है, और वहाँ पे फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जो किसान आकर जब तक देखता नहीं है उसको संतुष्टि नहीं होती है। तो आप यूं मानिए कि हम जो सीड का रिप्लेसमेंट है वो गेहूं में सबसे ज्यादा है, और उसका प्रमुख कारण ये है कि हम तुरंत उसको जो हमारे प्रचार माध्यम है, प्रसार माध्यम है, उनके माध्यम से किसानों को अवगत कराते हैं जी। और आपको जान के हैरानी होगी कि जिस DBW 303 का जिक्र हो रहा है जी,
वो इसी साल जनवरी के माह में रिलीज की गई थी भारत सरकार के द्वारा जी। और आज जो प्रजनक बीज उत्पादन में उसका इंडेंट है वो 2 नंबर पे है। तो आप यूं मान के चलिए कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था और उसका ब्रीडर सीड उत्पादन होगा और बहुत जल्द मेरे ख्याल विदिन 1 ईयर हर जगह वो मौजूद होगी। तो हमने एक नया प्रयोग किया है इसमें और वो अभी तक काफी सफल रहा है। जी, काफी सरल लगता है। और खासतौर से डॉक्टर अनुज, आपसे भी हम जानना चाहेंगे बतौर कृषि वैज्ञानिक भी अगर देखा जाए, क्योंकि एक लंबा जो समय है वो जाहिर तौर पर लगता है शोध और अनुसंधान में, लेकिन अब हम कह सकते हैं कि अब जो हमारी किस्में हैं जो जारी की जाती हैं, कोशिश यही रहती है जल्द से जल्दी किसानों के बीच पहुंचे और उसके बाद वो उस किस्म से अच्छा लाभ ले पाएं। ये निश्चित तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि बीज जो है वो बहुत बड़ा प्लेयर है किसी भी एक चीज़ के उत्पादन में। और गेहूं में भी हम मानते हैं, अमूमन एक आंकड़ा बताता है कि 30-35% तक बीज की ही गुणवत्ता प्रभावित करता है कुल उत्पादन का। तो निश्चित तौर पे एक अच्छी क्वालिटी का बीज अगर किसान को नहीं मिलता है तो कम से कम 30-35% पीछे वो चला गया उत्पादन में। तो इसको ध्यान में रखते हुए एक बहुत अनूठी प्रयोग हमारे यहाँ शुरू हुई है। हमारे सभी कृषि अनुसंधान संस्थानों में शुरू की गई है कि जितने भी प्राइवेट बीज पैदा करने वाले लोग हैं या जितने भी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके साथ क्यों न टाई अप किया जाए और ज्यादा से ज्यादा बीज उसी क्षेत्र के किसानों को वहीं मिल जाए। क्योंकि हम लोगों ने जब पोर्टल खोला, इस बार डॉक्टर साहब गवाह है इसके, 17,000 बुकिंग हो गई और 1.5 दिन में सारा का सारा लॉट हमारा खत्म हो गया। और आज भी इतना ज्यादा फोन आ रहा है कि हम उसकी कमी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन और जो किसान है डॉक्टर अनुज, कैसे वो इस पोर्टल से जानकारी ले सकते हैं या जो बीज है वो उसके लिए यहाँ पर वो संपर्क कर सकते हैं आपसे? निश्चित तौर पे, लेकिन जब तक वो स्टॉक होता है तभी तक वो हम पोर्टल खोल के रखते हैं, क्योंकि उसके बाद वो बुकिंग लेगा नहीं, क्योंकि हमारे पास जब स्टॉक नहीं है तो उसकी बुकिंग वो ले नहीं सकता है। मैं चाहूंगा अगर आप इसके बारे में जानकारी हमें दे दें तो जो और किसान हैं वो जरूर अभी नहीं तो अगली बार सही कोशिश पूरी करेंगे। निश्चित सितंबर के महीने में वो पोर्टल हम लोग खोलते हैं, 10 से 15 सितंबर के आसपास जारी किया जाता है। वो सारे लिंक फेसबुक से लेकर के हमारे वेबसाइट पे सब जगह आता है और किसान अपने आधार कार्ड के हिसाब से वो बुकिंग करते हैं। और फिर सीड डिलीवरी का भी बहुत अच्छा मैकेनिज्म है जो मुझे लगता है कि आज के समय में इतना सक्सेसफुल कहीं मॉडल नहीं दिखा जो हम लोग के यहाँ शुरू किया गया। क्योंकि निश्चित तौर पे हम किसान मेलों में बहुत सारा बीज वितरण करते थे और 10,000-20,000 किसान आ जाते थे और भीड़ को नियंत्रित करना, कई बार पुलिस बल का प्रयोग करना। अब पोर्टल ने इतना अच्छा काम कर दिया है कि अलग अलग लॉट में हम बीज दे रहे हैं, एक दिन उतने ही SMS जाते हैं जितने को हम सीड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये मैकेनिज्म हर किसान ने अप्रिशिएट किया है और मुझे लगता है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जितने भी संस्थान हैं अब इसी मॉड्यूल पे जा रहे हैं कि हमें ऑनलाइन बुकिंग करना है और फिर हम हो सकता है आने वाले समय में कुछ ऐसे ट्रांसपोर्टर या कुछ ऐसे लॉजिस्टिक सपोर्ट वाले लोगों से भी हमारा टाई अप हो जाए और हम सीधा सीड होम डिलीवरी भी करा सकें। इस पे भी हमारा बहुत प्रयास चल रहा है। जी बिल्कुल, और यही प्रयास जो है देखिए फलीभूत होते नजर आए। हमने देखा किस तरीके से कोरोना कालखंड के बाद लॉकडाउन की जो स्थिति थी, ऑनलाइन प्रणाली जो है और ज़्यादा मजबूत हमने की और उसको और ज़्यादा अगर हम कह सकते हैं यूज़र फ्रेंडली बनाया गया, किसानों के लिए सरल बनाया गया, जिसके बाद जो नतीजा है वो अब हम देख पा रहे हैं। किस तरीके से पोर्टल की बात की जाए, वेबसाइट की बात की जाए, अलग अलग विकल्प हैं जिनका इस्तेमाल लगातार हमारे किसान कर रहे हैं, वो भी बढ़ चढ़ कर। लेकिन अभी का जो समय चल रहा है इसमें और उन्हें किन बातों का ख्याल रखना होगा, कैसे अच्छी पैदावार जो है इस बार हमें मिल पाएगी, इस बारे में भी हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनसे हम जानकारी लेंगे। लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। जानने के लिए देखिए हर शनिवार शाम 5:30 बजे सरकार आपके साथ, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।
तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत विचार विमर्श में। आज लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं किस तरीके से गेहूं की बुआई के जरिए मोटी कमाई आप कर सकते हैं और हमारे किसान जो हैं कर भी रहे हैं, लेकिन आवश्यकता होती है अच्छी किस्म की जो कि अब लगातार उपलब्ध हो रही हैं। हमारे किसानों को प्रबंधन जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, इसके बारे में भी हमारे विशेषज्ञ जानकारी दे रहे हैं। लेकिन यहाँ सबसे पहले डॉक्टर रणधीर अगर बात की जाए, क्योंकि जैसा हमारे जो बाकी विशेषज्ञ उन्होंने भी बताया कि उपलब्धता जो है वो काफ़ी आसान हो गई है, काफ़ी सरल भी हो गया है, लेकिन इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण यही होता है कि जो किसान है ना सिर्फ गेहूं की उपज तक वो सीमित रहें, जैसा कि आपने जिक्र भी किया था शुरुआत में कि अलग अलग उत्पाद जो हैं वो इसके लिए भी अब आगे बढ़ रहे हैं। क्या इस दिशा में भी कुछ कार्य हो रहा है? और जो सरकार का प्रयास है और जो भी हमारे संस्थान हैं, जो भी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं जी, सभी का यही प्रयास है कि जो भी हमारी फसल है, चाहे वो गेहूं है, चाहे धान है या अन्य फसलें हैं, उनका वैल्यू एडिशन एंड प्रोसेसिंग हो जी। और यदि उसके बिना हम काम करते हैं तो निश्चित रूप से हमें वो प्रॉफिट, वो लाभ नहीं मिल पाएगा जो वैल्यू एडिशन प्रोसेसिंग से मिलेगा जी। तो हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं उनका, कि एक आर्य परियोजना है, अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर, और अभी इसका नाम अट्रैक्टिंग रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर किया है। तो जो हमारे ग्रामीण युवा हैं उनके पास कमाने के लिए जी गांव में ही संसाधन उपलब्ध हों और उसी पे वो काम करें, इस पर ये परियोजना काम करती है जी। तो उनको इस क्षेत्र में वैल्यू एडिशन एंड प्रोसेसिंग में पैकिंग कैसे करनी है, प्रोडक्ट्स कैसे बनानी है, मार्केटिंग कैसे करनी है, नेटवर्किंग कैसे करनी है, इन सारी बातों का, और प्रोजेक्ट कैसे तैयार करना है, क्योंकि एक बड़ी समस्या है कि आपको लोन चाहिए। मान लो आपको एक छोटी यूनिट इस्टेब्लिश करनी है जी, चाहे दाल मिल की बात कर लें या दूसरी जो प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं छोटी, जो गांव पे अपने स्तर पे भी कर सकते हैं, ग्रुप लेवल पे भी कर सकते हैं। और माननीय मंत्री जी तो कई बार इसका जिक्र कर चुके हैं कि एफपीओज पे हम ज्यादा ध्यान दें ताकि ज्यादा से ज्यादा किसानों को जोड़ें और उनकी जो उत्पाद है, फसल है, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बना के बेचें जी। अदरवाइज क्या होगा कि आप उत्पादन भी करेंगे लेकिन जो मूल्य आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। इसके लिए हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं, हमारे जो संस्थान हैं, और मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ली रिसर्च का भी जिक्र करना चाहूंगा कि वहां पे भी एक क्वालिटी लैब है जिसमें हर प्रजाति का गेहूं की विशेष रूप से उसका एनालिसिस करते हैं जी, और उसमें कौन कौन से कंपोनेंट हैं, किस मात्रा में है, उन सब का मूल्यांकन करके देते हैं। तो जो भी प्रजाति उच्च क्वालिटी की मिलती है, जैसे बिस्कुट के लिए अलग है और ब्रेड के लिए अलग से है, पास्ता के लिए अलग है, तो सेपरेट वैरायटीज हैं। और किस जोन से आपने किस उत्पाद के लिए वैरायटी चूज करनी है वो भी आप कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी जो है संस्थान द्वारा देखिए दी भी जाती है। इस बारे में और ज्यादा जानकारी डॉक्टर जीपी सिंह आपसे हम लेना चाहेंगे, क्योंकि ना सिर्फ किसानों को सामान्य ज्ञान जो है वो दिया जाता है गेहूं की खेती के बारे में, बल्कि तकनीकी ज्ञान की अगर बात की जाए या जिस तरीके से मूल्य संवर्धन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, तो इसके लिए किस तरह के प्रबंध किए गए हैं संस्थान की तरफ से और कैसे किसानों को जागरूक किया जा रहा है? वैल्यू एडिशन इत्यादि की बात कर रहे हैं, उसके लिए संस्थान बहुत कृत संकल्प है और किसानों को इस बारे में समय समय पे एक शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम कराया जाता है, जिसमें उनको इस बात से अवगत कराया जाता है कि किन किन उत्पाद में वो अपनी फसलों को, खासतौर से गेहूं को कन्वर्ट कर सकते हैं। और साथ ही हमारे संस्थान में एक बहुत सिलसिलेवार इस बारे में शोध किया गया है और उत्पाद के मुताबिक भी किसानों को बताया जाता है कि अगर आपने ब्रेड के लिए उत्पादन करना है तो ये किस्म है। आप जानते हैं पारंपरिक तौर पे गेहूं की जितनी भी किस्में हैं वो चपाती के लिए अमूमन अच्छी पाई जाती हैं, तो उसके लिए तो कोई खास विशेष प्रयास नहीं करते हैं, परंतु ब्रेड के लिए, बिस्किट के लिए, पास्ता इत्यादि के लिए भी हम किस्मों का निर्माण कर रहे हैं। और ये एक एडेड एडवांटेज, एक अतिरिक्त जो है लाभ किसान को मिल रहा है, जिससे कि आप जानते हैं कि जो 3 नए कृषि कानून है उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की गई है और बड़ी बड़ी फर्म ब्रेड के उत्पादन के लिए गेहूं का उत्पादन अगर कराना चाहती है तो हम किस्मों को बताएंगे और बीज भी मुहैया कराएंगे। अगर किसान भाई
FPO के माध्यम से इसमें आगे आना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पे हमारा संस्थान इस दिशा में उनका सहयोग करने के लिए तत्पर है। जी बिल्कुल, अलग अलग माध्यम देखिए लगातार हैं जिनको और मजबूती प्रदान की जा रही है, ना सिर्फ सरकार द्वारा बल्कि जो संस्थान हैं हमारे ICAR के, वो भी इसी प्रयास में जुटे हैं कि कैसे और ज़्यादा फायदा जो है वो किसान को मिल सकता है। और इसके बारे में डॉक्टर अनुज आपसे और जानकारी हम लेना चाहेंगे, क्योंकि कोई भी फसल हम लेते हैं जाहिर तौर पर कुछ समस्याएं उसमें आती हैं। गेहूं की भी अगर बात की जाए, खरपतवार की बात करें या कई रोग ऐसे हैं, तो कैसे इनका निदान हम ले सकते हैं? या खरपतवार की पहले बात कर ली जाए कि इसके लिए क्या करना चाहिए किसानों को, इसकी समस्या ना हो। किसान भाइयों को बहुत आसानी से इसको मैनेज करने के तरीके पता हैं, लेकिन विगत कुछ वर्षों में उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र की अगर बात करें तो उस क्षेत्र में निश्चित तौर पे एक गेहूं का मामा या गुल्ली डंडा, जिसको फेलेरिस माइनर भी कहते हैं, उसकी एक भारी समस्या देखने को मिली है जी। और जो पुरानी जितनी भी दवाइयां हमारी थी वो सारी की सारी अब उस पर काम करना बंद कर दी है, जिसको रेजिस्टेंस बोलते हैं कि मल्टी हर्बिसाइड रेजिस्टेंस आ गया है बहुत सारी दवाइयों के प्रति। इस प्रतिरोधकता को कम करने के लिए किसानों को कुछ कृत संकल्प होना पड़ेगा, अपनी तकनीकों में भी बदलाव लाना पड़ेगा, कुछ फसल चक्र वगैरह भी अपनाने पड़ेंगे, ये तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं। लेकिन उनका नियंत्रण बहुत आसानी से अभी भी किया जा सकता है। आजकल एक जब आप बिजाई करने का समय है तो आप पेंडिमिथिलिन मिला करके और फिर आप पायरोक्सासल्फोन एक दवाई आती है जिसकी 60 मिलीलीटर मात्रा जो है मिला करके अगर आप स्प्रे करते हैं शुरू के दिनों में, खास करके 3 दिन के अंदर, इन दोनों दवाइयों को मिक्स करके अगर आप कर देंगे तो ये गुल्ली डंडा की जो समस्या है वो बहुत आसानी से समाधान इसका हो सकता है जी। और जहाँ पे दिक्कत ज्यादा लगती है तो मुझे लगता है कि फसल चक्र में जाना चाहिए। एक बार जो गन्ना का इलाका है उसमें गन्ना ले लेना चाहिए, मक्के का इलाका है वहाँ मक्के की खेती करके आप कर सकते हैं। और नहीं तो मुझे लगता है कि एक सबसे अच्छी जो तकनीक है, मुझे लगता है जो 2 समस्याओं का निदान एक साथ करती है, पराली का भी प्रबंधन करती है जी, वो है कि आप अगर टर्बो हैप्पी सीडर, सुपर सीडर या स्मार्ट सीडर, तीनों मशीनें हैं, इनसे अगर आप गेहूं की बिजाई करते हैं, धान की पराली पड़ी रहेगी खेत में और आप बिजाई करिए और बहुत आसानी से इसमें बिजाई हो जाती है, जर्मिनेशन भी बहुत अच्छा आता है और धीरे धीरे सारी की सारी पराली जमीन के अंदर मिल जाती है। चूंकि आपने जमीन को डिस्टर्ब नहीं किया है इसलिए इसमें मंडूसी भी कम आती है और एक चूंकि मल्च के रूप में ये काम करता है इसलिए उनको जामने भी नहीं देता है जी। तो बहुत हद तक मुझे लगता है 30-40% तक तो आपकी समस्या का समाधान इसी से हो जाएगा और जो बचा है वो हमने जो दवाई बताई है उसके माध्यम से आप नियंत्रण करेंगे तो आपका बहुत आसानी से नियंत्रण हो जाएगा जी। बिल्कुल। और खासतौर से डॉक्टर रणधीर अगर देखा जाए, क्योंकि खेत का अवशेष खेत में सरकार की तरफ से इस बात की पहल भी की गई थी और जैसा कि डॉक्टर अनुज ने भी कहा कि जो पराली इसकी समस्या है, इसका जो निदान है वो यही है। आप उसको अगर खेत में भी छोड़ देंगे तो जाहिर तौर पर अगली फसल के लिए वो कहीं ना कहीं लाभकारी सिद्ध हो सकती है। बिल्कुल मुकुल जी, आपने जो अभी विषय उठाया है काफ़ी सामयिक है और आप देखेंगे कि जो किसान हैं हमारे प्रयास के बावजूद भी जी अभी भी आग लगाते हैं और मुझे लगता है कि उनके लिए आग लगाना थोड़ा आसान है, एक तिल्ली लगाई और काम समाप्त हो गया। लेकिन उससे कितने नुकसान होते हैं, कितने जीव आप मार देते हैं, क्योंकि हम इसको मिट्टी को जीवित ऑर्गेनिज्म कंसीडर करते हैं जी। और जब आप आग लगाते हैं तो काफ़ी नुकसान करते हैं जी। बिल्कुल। लेकिन यदि जो रेजिड्यू है, फसल अवशेष हैं, उनको आप जमीन में रखेंगे तो उस अवशेष में काफ़ी पोषक तत्व भी हैं, उसमें नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है, पोटाश भी है, दूसरे तत्व भी हैं जी। और आप उसको मिट्टी में मिलाएंगे तो जो हम आज बात करते हैं ना कि मिट्टी में वो बात नहीं रही, तो उपजाऊ क्षमता नहीं, इस समस्या से आप निजात पा लेंगे। और जब ये मिट्टी उसमें मिलती है, मतलब ये अवशेष मिट्टी में मिलते हैं जी, तो इसका बहुत अच्छा असर आपके उत्पादन पे पड़ता है। पूसा डिकम्पोजर है, उसका भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन एक जो समस्या है, मुझे लगता है कि जो हमारे कृषि विभाग हैं उनको समय पर इस पर कार्यवाही करनी पड़ेगी जी। कार्रवाई लेकिन की जा रही है, क्योंकि इस बार भले ही जो इस तरह की खबरें सामने आ रही हूँ लेकिन कमी जरूर है उन खबरों में। मैं बात पूसा डिकम्पोजर की कर रहा था कि वक्त से पहले आपको प्रोक्योर करना पड़ेगा और किसानों को उपलब्ध कराना पड़ेगा ताकि ये जो विंडो है 20-25 दिन की जिसमें वो डिकम्पोज हो सकता है जी। यदि आपने 10 दिन का टाइम दिया, उसको स्प्रे किया तो वो इतना काम नहीं करेगा और किसान को लगेगा कि इसने काम नहीं किया।
तो हमारा फर्ज है, कृषि विभाग का फर्ज है, कृषि विज्ञान केंद्रों का फर्ज है और सभी इंस्टीट्यूट्स को मिलकर काम करना पड़ेगा कि समय से इसको प्रोक्योर करें और किसानों को उपलब्ध कराएं, तो इससे फायदा मिलेगा। दूसरा जो इससे जो ईंधन है, आई मीन एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं और इसमें भी हमें एक रेगुलर सप्लाई मेंटेन करनी पड़ेगी। जो इंडस्ट्रीज हैं उनको उपलब्ध कराएंगे। एक फिक्स्ड क्वांटिटी इस एरिया से अगर मिलती है तो निश्चित रूप से जो हमारे इंडस्ट्रीज हैं उनको भी फायदा मिलेगा, लेकिन इसके लिए हमारी जो चेन है वो सुचारू रूप से काम करे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कड़ी दर कड़ी देखिए हमें जोड़कर यहाँ और आगे बढ़ना होगा मजबूती के साथ। इस बारे में डॉक्टर जीपी सिंह आपसे हम जानना चाहेंगे, गेहूं की खेती जो है इतने बड़े पैमाने पर की जाती है, हर साल रिकॉर्ड उत्पादन हम ले रहे हैं, लेकिन कैसे इसकी खेती को और लाभकारी हम बना सकते हैं? देखिए, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि अगर किसान भाई वैज्ञानिक विधि से खेती करेंगे जी, और उसमें वैज्ञानिक विधि से मेरा तात्पर्य है कि जो बेस्ट वैरायटीज हैं और जो बेस्ट शस्य क्रियाएं हैं उनके हिसाब से करेंगे तो निश्चित ही उसको एक लाभकारी उसमें परिवर्तित कर सकते हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि आज हमारी जो नई किस्में हैं, जैसा डॉक्टर अनुज भी कह रहे थे, वो 80 से लेकर 82 क्विंटल औसत उत्पादन देने में सक्षम है। और हमने एक आकलन कराया था, अगर इसको सही समय पे अक्टूबर के माह में आखिरी सप्ताह में या नवंबर के प्रथम सप्ताह में बुआई करके और अन्य शस्य क्रियाओं को कर दिया जाए तो प्रति हेक्टेयर हमारे जो साइंटिस्ट हैं इकोनॉमिक्स, उन्होंने वर्कआउट किया है कि करीब करीब 18,000 रुपए प्रति हेक्टेयर का उनको एडिशनल इनकम प्राप्त हो सकता है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जो नई किस्में हैं उनको लें, जो उसमें दवा खाद इत्यादि का रिकमेंडेशन है उसको पालन करें और सही समय पर फसल को लगाएं, जिससे कि उनको अधिकतम उत्पादन जो उसका आनुवांशिक क्षमता है उसके नजदीक तक पहुंच सके। जी बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से और ज्यादा जो लाभकारी हम बना सकते हैं। आप इसमें क्या जोड़ना चाहेंगे डॉक्टर रणधीर? डॉक्टर जीपी सिंह जी ने काफ़ी अच्छे जो सुझाव हैं वो दिए हैं। मुझे लगता है कि जैसे जीरो टिलेज की हम बात करें और जीरो टिलेज यदि किसान अपनाएंगे तो जो बार बार वो जुताई करते हैं पारंपरिक विधि से, तो एक ही बार में वो अपनी गेहूं की बिजाई कर सकते हैं। जी, जो नमी उपलब्ध है अभी उसमें बिजाई कर सकते हैं, तो जो उनका खर्चा होना था वो नहीं होगा। आई मीन उससे उनकी सेविंग होगी, लागत जो है वो कम हो जाएगी जी। और उनका जो प्रोडक्शन है वो भी अच्छा होगा। और मैं आपको एक और बात बता दूं इसमें कि जब हम क्वालिटी की बात कर रहे थे बार बार, तो जीरो टिलेज से एक तो लॉजिंग है, जो गिरती है फसल वो बहुत कम होगी और जो उसकी प्रोटीन कंटेंट है, ये हमने एनालिसिस किया था, एक प्रोजेक्ट था हमारा ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट के साथ में और DWR में ये काम किया था। उसमें प्रोटीन का जो कंटेंट है वो इंक्रीज होता है। अब देखिए आपने कुछ ज्यादा चेंज नहीं किया, दो बड़े फायदे यानी नई तकनीक इस्तेमाल की और आपकी जो क्वालिटी है वो भी इंप्रूव हुई और उसकी जो कीमत है बाजार में वो भी आपको अच्छी मिलती है। बिल्कुल, और इसी के जरिए हम कह भी रहे हैं गेहूं की बुआई और इसके साथ साथ आपको कैसे मोटी कमाई जो है वो मिल सकती है। आवश्यकता है तो और ज़्यादा इस जानकारी को अपनाने की। साथ ही डॉक्टर अनुज आपसे भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि गेहूं की फसल की अगर बात की जाए अब अलग अलग तकनीक जो है उसका इसमें मिश्रण हमें नज़र आता है, लेकिन सिंचाई की अगर बात की जाए तो क्या जिस तरीके से पहली पद्धतियाँ चलती आई हैं सिंचाई की वो कारगर, या हमारी जो सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियाँ हैं वो भी गेहूं की फसल में कारगर हो रही हैं? मैं पिछली बात को थोड़ा सा और बढ़ाऊंगा जी। एक बात और सूचित करना चाहूंगा कि जो हमारी एक वैरायटी DBW 187 है या 303 है या 222 है जी, जिसका जिक्र पूरे अभी हमारे पूरे देश में हो रहा है, इनके लिए जो रिकमेंडेशन है खास करके खाद की जो मात्रा है वो हम लोग थोड़ा बढ़ा के रखे हैं इसमें, और इसमें 1.5 बैग आपको DAP डालना है और 25 किलोग्राम यूरिया शुरू में डालना है आपको जी। और चूंकि ये अमूमन ये सारी किस्में जो हैं 1 मीटर के आसपास लंबाई लेती हैं, तो निश्चित तौर पे इनकी बढ़वार और बढ़ जाती है जब आप फर्टिलाइजर का डोज ज्यादा डालते हैं जी। तो एक स्प्रे हम लोग निश्चित तौर पे कहते हैं कि 45 से 50 दिन पे एक स्प्रे आपको करना है। लिहोसिन एक दवाई आती है, उस दवाई की
2 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिला करके, और साथ में टेबुकोनाजोल भी आपको लगाना है 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से। तो एक स्प्रे 45 दिन से 50 दिन की अवस्था में करनी है जी। और दूसरी स्प्रे आपको करनी है करीब करीब 85 दिन पे, जब बाली आने लगती है इन्हीं दवाइयों का। थोड़ा पानी की मात्रा में फर्क पड़ेगा। पहली जब 45 दिन पे करेंगे तो करीब 120 से 150 लीटर पानी चाहिए जी, लेकिन जब बाद की अवस्था में करेंगे तो करीब करीब 200 लीटर के आसपास पानी चाहिए आपको, तब जाकर के पूरा खेत आप कवर कर पाएंगे। एक तो इसका ध्यान रखना है। दूसरी बात, जो सिंचाई की जहां तक बात है, अगर इस समय जहां भी बिजाई हो रही है तो बहुत सारे जगहों पे मैं देख रहा हूं कि पलेवा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत जगह इस बार बारिश हुई है जी, और जिसके चलते धान की भी फसल थोड़ी प्रभावित भी हुई है, और साथ के साथ कटाई अभी भी बहुत जगह नहीं हो पा रही है क्योंकि नमी बहुत ज्यादा है खेतों में। तो मुझे लगता है जो एक पलेवा हम करते होते थे, जो प्री सोइंग इरिगेशन की बात करते थे, उसकी शायद अभी आवश्यकता नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पे इन सारी किस्मों में 5 से 6 सिंचाई देनी पड़ती है। जो पहली सिंचाई आती है वो 21 दिन की आती है, 21 से 25 दिन के बीच में आपको लगानी है, और उसके बाद जो दूसरी सिंचाई आएगी वो 45 दिन पे आएगी जी, और उसके बाद लगातार हर 20 दिन के अंतराल पे आप सिंचाई दीजिए। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपकी मिट्टी कैसी है। अगर भारी मृदा है तो आपको खेत के हिसाब से देना है। अगर आपकी मृदा बहुत रेतीली है तो हो सकता है 10 दिन या 15 दिन पे ही सिंचाई आ जाए। एक बात और आप जो पूछ रहे थे इसी संदर्भ में, खास करके जो आजकल की आधुनिक सिंचाई पद्धतियां हैं, खास करके ड्रिप है या स्प्रिंकलर है जी, ये दोनों प्रयोग बहुत अच्छे से हो रही हैं, और भारत सरकार की योजना जो है, खास करके प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, उसके तहत बहुत अच्छी सब्सिडी दी जा रही है ड्रिप और स्प्रिंकलर दोनों पे। और हमने देखा है पहले ये फील्ड क्रॉप में कम थी, खास करके धान्य फसलों में जिसकी बात करें, गेहूं है या धान है, लेकिन अभी हमारे हरियाणा में भी हमने कई जगहों पे देखा है कि किसानों ने ड्रिप इरिगेशन लगाना शुरू किया है। कई जगह स्प्रिंकलर से भी सिंचाई दे रहे हैं, और राजस्थान तो बहुत पहले से जाना जाता है कि जो स्प्रिंकलर के आधार के द्वारा सिंचाई कर रहा था गेहूं की फसल जी। तो यानी हम कह भी सकते हैं अनुज जी, किसान अपना रहे हैं, और इससे ये तो जो एफिशिएंसी है खास करके पानी की, जल की जी, वो करीब करीब 50% हम बचा पा रहे हैं पानी, और साथ के साथ पैदावार भी बढ़ रही है। जो अगर आप ड्रिप या स्प्रिंकलर से आप सिंचाई लगाते हैं तो आपकी पैदावार भी 5-10% बढ़ जाती है। बिल्कुल, और ये लक्ष्य भी हमारा था कि ना सिर्फ पानी की बचत हम करें, बल्कि जो हमारी जो उपज है, जो उत्पादन है, वो भी हमें ज़्यादा आना चाहिए हमारे पास, और कुछ ऐसा हम हासिल भी कर रहे हैं। डॉक्टर रणधीर यहाँ पर अनुज जी ने काफ़ी कवर किया है जी, और पानी की एक मेजर समस्या है। आप देखेंगे कि जो हमारा पानी का स्तर है वो काफ़ी नीचे चला गया है जी, और यदि हमने ज़्यादा क्षेत्र में सिंचाई करनी है तो जो माइक्रो इरिगेशन है, चाहे आप ड्रिप की बात करें चाहे आप स्प्रिंकलर की बात करें, तो इन जो नई तकनीकें हैं इनको अपनाना ही पड़ेगा जी। मैं आपको एक उदाहरण दूं कि जैसे महेंद्रगढ़ रेवाड़ी के क्षेत्र में पहले बहुत अच्छी फसलें नहीं होती थी, और ऐसा ही आप गुजरात में भी आपको देखने को मिलेगा। पहले लोग क्योंकि पारंपरिक विधि से करते थे, आज माइक्रो इरिगेशन का उपयोग करते हैं, स्प्रिंकलर करते हैं और ड्रिप इरिगेशन करते हैं। उसकी वजह से आप देखेंगे कि काफी क्षेत्र, नया क्षेत्र कृषि के अंतर्गत आ गया है जी, और काफी प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है। जहां कभी कुछ बहुत कम होता था, सिर्फ सरसों की फसल होती थी, आज वहां पे गेहूं की रिकॉर्ड उत्पादन होता है वहां पे जी। बिल्कुल, और हम मान भी सकते हैं क्योंकि ना सिर्फ नई तकनीक बल्कि उसके ज़रिए जो नई तस्वीर आ रही है वही नए भारत की तस्वीर है, एक सशक्त भारत की, एक आत्मनिर्भर भारत की। और ये सब हो पा रहा है ना सिर्फ हमारे जो कृषि विशेषज्ञ हैं, वैज्ञानिक हैं, सरकार की नीतियां हैं, और साथ ही साथ हमारे किसानों की मेहनत की वजह से जो कोशिश में लगे रहते हैं कि कैसे हम जो अच्छी उपज है वो ले सकते हैं, और उनके कदम से कदम मिला रही हैं हमारी सरकार की नीतियाँ भी, जो लगातार लाभ उनको दे रही हैं। फिलहाल यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे आने वाले समय में और किस तरह की जो अलग अलग तकनीक हैं वो हमें नजर आ सकती हैं अगर कृषि क्षेत्र की बात की जाए, या कैसे और ज्यादा फायदा मिलेगा गेहूं के किसानों को। आप बने रहिए फिलहाल दूरदर्शन किसान पर। सरकारी योजनाएं हैं आपके लिए। कहां से पाएं फॉर्म, कहां करें जमा, किससे करें बात, कौन से कागजात कहां होंगे जमा, क्या ऑनलाइन भी हो सकता है आवेदन। आजादी के 75वें साल में हर योजना का लेखा जोखा जानने के लिए देखिए हर शनिवार शाम 5:30 बजे सरकार आपके साथ, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। तो
तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत विचार विमर्श में। आज लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं गेहूं के बारे में। जी हाँ, गेहूं की बुआई से कैसे मोटी कमाई आप कर सकते हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले भी हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो बता रहे थे कि जो आपकी लागत है ये कैसे कम हो सकती है। अलग अलग तकनीक जो है अब उसका प्रयोग होने लगा है गेहूं की खेती के लिए भी, और इस बारे में और ज़्यादा जानकारी आपसे लेंगे डॉक्टर जीपी सिंह। अगर बात की जाए, क्योंकि अब जब तकनीक की हम बात करते हैं और वही तकनीक पहले देखी जाती थी कि शायद संस्थान में वो तकनीक है, लेकिन अब वो तकनीक लैब टू लैंड पहुंचती है। इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, तकनीक में तो बहुत परिवर्तन हुआ है पिछले एक दशक के अंदर, लेकिन उस तकनीक का फायदा जब भी है जब वो किसानों के खेत तक पहुंचे। जी, तो हमारे संस्थान से जो जितने भी प्रकार के प्रचार और प्रसार का माध्यम है, हम किसानों को सारी तकनीक को ना सिर्फ दिखाते हैं, पहुंचाते हैं, बल्कि उनको अपने खेतों पे आमंत्रित भी करते हैं और राज्य सरकारों के लगातार संपर्क में रहते हैं। डॉक्टर रणधीर सिंह साहब बात कर रहे थे, जो एक स्कीम है आत्मा की, उसके थ्रू किसानों के लगातार भ्रमण होते हैं। हमको लगता है कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता होगा जिस दिन ग्रुप 50 का ना आता हो विभिन्न राज्यों से। तो हम फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन देना पसंद करते हैं। बाकी आप जानते हैं आज का किसान पढ़ा लिखा है, सब तकनीक से संपन्न है, फेसबुक ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ा हुआ है। हमारे संस्थान में एक टोल फ्री नंबर भी है जिसके माध्यम से हम किसानों को जानकारी अवगत कराते हैं। तो हमने तो एक तरह का एक माध्यम बना रखा है। साथ ही जैसा मैं जिक्र कर रहा था पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का, उसके माध्यम से भी तकनीकी हस्तांतरण बहुत शीघ्र होता है। जी बिल्कुल। साथ ही डॉक्टर रणधीर, क्योंकि अब अलग अलग विकल्प जो हैं वो जाहिर तौर पर हमारे पास हैं, ना सिर्फ ऑनलाइन पोर्टल की हम बात करें, वेबसाइट की बात करें, टोल फ्री नंबर की बात की जाए, तो क्या यही तमाम जो सुविधाएं हैं किसानों के लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध हो रही हैं, क्योंकि अब काफ़ी सरल हो चुकी हैं सब चीज़ें? बिल्कुल मुकुल जी, बिल्कुल सही कहा आपने। आज का जो किसान है वो वैसा नहीं है जैसा हम उसकी कल्पना करते थे। जी, आज का जो युवा है, किसान है, आपको देख के लगेगा कि ये किसान है क्या, या ये पढ़ा लिखा है। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भी किसान सारथी लॉन्च किया था 16 जुलाई इस वर्ष में। जी, और उसमें जो भी हमारी सुविधाएं हैं, चाहे बीज की है, चाहे डिफरेंट टेक्नोलॉजीज की है, वो भी फार्मर को देते हैं। और मैं एक बात बताऊं कि सिर्फ एक संस्थान या कोई भी संस्था जी सभी तकनीकों को किसानों तक नहीं ले जाएगी। हम सबको मिलकर इस पे काम करना है जी। हमारे सभी संस्थान, सभी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, कृषि विज्ञान केंद्र जी, और सभी हमारे एनजीओज, और जो हमारे स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हैं, और भी बहुत से मिनिस्ट्रीज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं जो इस दिशा में काम करते हैं। लेकिन सबको मैं समझता हूं कि आईसीटी का उपयोग, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, ये जो एंड्रॉयड फोन्स हैं और टीवी है, जो एक ये माध्यम है जिसके माध्यम से हम करोड़ों किसानों तक पहुंचते हैं जी, और लोग सवाल पूछते हैं कि मैंने आपको सुना था। तो ये एक बहुत ही सशक्त माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपनी तकनीकों को किसानों तक पहुंचाते हैं। यानी एक एकीकृत प्रणाली जो है वो यहाँ भी नजर आती है। बिल्कुल, कि किस तरीके से देखिए आप तक सारी जानकारी जो है वो मुहैया कराई जाती है। और डॉक्टर अनुज, जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि ना सिर्फ नीतियों की बात की जाए, तकनीक की बात करें, लेकिन जिस तरह के प्रबंधन की लगातार आवश्यकता होती है जो किसान अपनाए, उसमें आप क्या सलाह देना चाहेंगे अच्छी उपज के लिए? अच्छी पैदावार के लिए जो बीज से बीज का जो सफर है उस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है कि आपने कौन सी वैरायटी का बीज लिया है, किस स्रोत से बीज लिया है। क्योंकि जब नई कोई किस्म आती है तो उसकी मार्केट में बहुत मार्केटिंग स्ट्रेटजी हो जाती है और बहुत तरह का स्पूरियस सीड जिसको बोलते हैं, नकली बीज भी आ जाता है लोग कमाने के चक्कर में, और किसान बहुत छला भी जाता है जी। किसान को बहुत विचलित भी नहीं होना है कि अगर इस साल वैरायटी आई है तो निश्चित तौर पे बीज सीमित मात्रा में होगी, लेकिन हर किसान चाहता है कि मुझे बीज मिल जाए। और हम लोग सुझाव देते हैं कि जो पुरानी किस्में जो पिछले साल भी रिलीज हुई है वो इतनी भी कमजोर नहीं है जितना आप समझ रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आपको उसका भी ध्यान रखना है। दूसरी चीज है कि बीज का आपको उपचार करना है और बहुत अच्छे से बीज का उपचार करना है। इसको बच्चों के टीकाकरण से हम तुलना करते रहते हैं कि अगर टीका नहीं लगवाया और बच्चों को कोई बीमारी आ गई तो उसका इलाज नहीं है। उसी तरह से बीज जनित जो रोग है, अगर उपचार आपने नहीं किया तो आप उससे निजात नहीं पा सकते हैं। फिर आता है कि आपने खाद कितनी मात्रा में दी, किन किन स्रोतों से दी। और अभी हाल में बहुत सारे माध्यमों से सूचना आ रही है कि सर की डीएपी नहीं मिल रहा है। हम लोग तो बार बार कह रहे थे, सारे वैज्ञानिक चर्चा कर रहे थे कि अच्छी बात है कि एनपीके के फॉर्म में अगर खाद मिल रहा है तो ज़्यादा अच्छा है,
कि कम से कम नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों जमीन को जाएगा, नहीं तो डीएपी में सिर्फ नाइट्रोजन और फास्फोरस है। तो आपको उसका प्रयोग तरीके से करना है। इसके बाद अलग अलग अवस्थाओं में जो प्रबंधन है, खास करके आपको खरपतवार नाशी का कब छिड़काव करना है जी, कितनी मात्रा में आपको डालना है उसको, अगर नियंत्रण नहीं होना है तो निश्चित तौर पे आप किसी कृषि वैज्ञानिक से संपर्क करिए, अपने आप से उसकी मात्रा बढ़ाते मत जाइए, उसका नुकसान ज्यादा होता है जी। उसके बाद कोई ऐसी बीमारी आती है तो उसका सैंपल लेकर के नजदीक के कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विभाग या संस्थान के पास जाइए कि क्या बीमारी है, उसके बाद आप उसका उपचार कराइए, ना कि आप किसी कीटनाशी दवा के दुकान पे चले जाएं सीधा, जैसे लोग दवाइयां खरीदते हैं दवाई की दुकान पे, वो काम नहीं करना है जी। क्योंकि आप अगर अच्छे किसान हैं, समझदार किसान हैं, तो आपकी खेती के सारे वैज्ञानिक तरीके आपको आना चाहिए। बिल्कुल, ये सारी सावधानी जो है वो जाहिर तौर पर हमारे किसानों को रखनी होंगी। और यहाँ डॉक्टर जीपी सिंह, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे किसानों का? जितनी लागत कम होगी आमदनी उतनी ज्यादा होगी, और ये एक चीज माध्यम है जिसके वजह से हम अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। और लागत कम करने के लिए निश्चित तौर पे आपको हमारी जो तकनीक है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं ये किसानों को संज्ञान में एक बात लाना चाहता हूँ कि हमारे संस्थान से या अन्य संस्थानों से 2 मोबाइल फोन ऐप भी बनाए गए हैं। एक तो जो डॉक्टर है और एक है वीट डॉक्टर। तो ये किसी भी जो गूगल बेस या iOS बेस उसमें से प्लेटफॉर्म से डाउनलोड कर सकते हैं, और उसमें सारी की सारी जानकारियां उसमें दी हुई हैं, और बहुत जल्द हम इसको इंटरैक्टिव मोड में भी लेके आने के लिए तैयार हैं। तो मेरा किसानों को एक तो संदेश ये है, वैज्ञानिक विधि से करें। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अनुज ने कहा कि मार्केट में नकली बीज उसी का आता है जिस वैरायटी की डिमांड सबसे ज्यादा होती है। फर्ज कीजिए इस बार DBW 303 की डिमांड बहुत ज्यादा है, तो निश्चित तौर पे उतने ही ज्यादा नकली बीजों की मात्रा भी बाजार में निश्चित तौर पे आई होगी, और किसान छले भी जाएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि थोड़ा सब्र रखिए। अगर आपको हमारे संस्थान के माध्यम से बीज मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो अगले साल निश्चित तौर पे हम आपको इसका बीज देंगे। और जो संस्थाएं हैं जैसे नेशनल सीड कॉर्पोरेशन है या राज्यों की बीज विकास निगम, उनको भी बीज दिया है हमने, तो निश्चित आपके पास पहुंच जाएगा। तो इन सब बातों का अगर ध्यान रखेंगे, मुझे लगता है कि गेहूं एक बहुत ही लाभकारी फसल है और इसमें काफी अच्छा मुनाफा किसान भाई ले सकते हैं। जी बिल्कुल, यानी देखिए, जब भी आप गेहूं का बीज खरीदें तो प्रमाणित जो केंद्र है वहीं से आप लें। इस बारे में डॉक्टर जीपी सिंह यहाँ हमें जानकारी दे रहे थे। और आखिर में यहाँ आपकी भी टिप्पणी लेना चाहेंगे डॉक्टर रणधीर सिंह, किन बातों का ख्याल रखें और कैसे गेहूं की बुआई के जरिए जो कमाई है वो और ज़्यादा हो पाए, मोटी कमाई हो पाए? देखिए, डॉक्टर जीपी सिंह जी ने काफ़ी पॉइंट्स कवर किए हैं जी, और मैं उसमें एक बात और ऐड करना चाहता हूँ कि हमारे किसान भाई ये उम्मीद करते हैं कि संस्थान के व्यक्ति या कृषि अधिकारी या वैज्ञानिक गांव में आके हमें सूचना दें, तकनीक के बारे में बताएं। मैं ये भी चाहता हूँ कि हमारे किसान भाई भी समय निकालकर, चाहे हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हों, संस्थान हों और स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हों जी, उसको विजिट करें। उससे आपको जो नई तकनीक है उनके बारे में पता चलेगा। दूसरी बात यह है कि आप सिर्फ उत्पादन पे ध्यान ना दें, आप वैल्यू एडिशन, मूल्य संवर्धन जिनको बोलते हैं जी, और जो प्रोसेसिंग है, प्रसंस्करण है, उस पे भी ध्यान दें। क्योंकि जो हमारा भविष्य है, हमारे देश से जो भी निर्यात होता है ज़्यादातर वो रॉ मटेरियल में होता है। थाईलैंड जैसा देश छोटा सा काफ़ी हद तक प्रोसेसिंग करते हैं, और उसी चीज की जो कीमत है उनको 3 गुना 4 गुना मिलती है, तो हम भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हम वैज्ञानिकों से संपर्क करें, अधिकारियों से संपर्क करें, और जो वैल्यू एडिशन और प्रोसेसिंग है, मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण है, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि हम अपनी आमदनी को और बढ़ा पाएं। जी बिल्कुल, आमदनी को हम बढ़ा सकें, ना सिर्फ बढ़ाएं बल्कि इसको दोगुने से भी ज़्यादा करें। और हमारे सामने ऐसे भी किसानों के उदाहरण हैं जो गेहूं की खेती के जरिए भी दोगुने से ज़्यादा आमदनी ले रहे हैं। लेकिन बाकी जो किसान हैं, जैसा हमारे जो विशेषज्ञ उन्होंने कहा कि उन्हें और भी ज़्यादा जागरूक होना पड़ेगा। नई जो तकनीक है वो ना सिर्फ जाननी होगी, समझनी होगी, बल्कि अपनानी भी होगी। तब जाकर हम कह सकते हैं कि और भी ज़्यादा फ़ायदे का सौदा जो है गेहूँ की खेती के जरिए हमारे किसानों को होगा, और तभी गेहूँ की बुआई और उसके साथ साथ मोटी कमाई जो है आपको मिल सकेगी। फिलहाल हमारे आज के विशेषज्ञ आप सभी ने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर रणधीर, आपने भी इतना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू। साथ ही हमारे साथ जुड़े डॉक्टर जीपी सिंह जी और डॉक्टर अनुज जी, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया।
तो जाना आपने भी किस तरीके से गेहूं की बुआई के जरिए मोटी कमाई हम कर सकते हैं। आवश्यकता है तो सिर्फ जो नई तकनीक है, अलग अलग विधा वही है, लेकिन नई तकनीक को अपनाकर हम कैसे पूरी तस्वीर बदल सकते हैं। और जो आत्मनिर्भरता हमें गेहूं की खेती में नजर आती है, वो आत्मनिर्भरता हमें कृषि में भी नजर आएगी और ये देश भी आत्मनिर्भर बन सकेगा। आपको बता दें, अब आप विचार विमर्श कार्यक्रम को देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पर भी। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है, इसे आप स्कैन कीजिए। फिर ना सिर्फ ये जानकारी बल्कि इससे पहले भी जो कार्यक्रम प्रसारित किए गए हैं वो आप सब देख सकेंगे यूट्यूब के माध्यम से, कभी भी कहीं भी। तो आज के लिए विचार विमर्श में बस इतना ही। अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे, किसी नए विषय पर करेंगे विशेषज्ञों के साथ चर्चा। आज के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।